स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर एंड एक वर्षीय ट्रेड का पार्ट 7 तक हो चुका है। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 8 करेंगे। इसके पास सिर्फ 2 पार्ट आपके जो है इसके बाद शेष रह जाते हैं, वो 2 पार्ट एंड ये 8 पार्ट आप अगर कर लेते हैं 10 पार्ट, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन सही करने के एलिजिबल हो जाते हैं, अगर आपने अच्छे से देखा है तो। एंड नहीं देखा है अगर पीछे के 7 पार्ट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो जो है यूट्यूब आगे प्रमोट करता है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियोज़ वॉच कर लेते हैं, बट अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है, मेहनत हमारी पसंद आती है, तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को इस तरह से आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए पार्ट 8 शुरू करते हैं। सभी पार्ट्स की तरह इसमें भी लास्ट का एक बोनस क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, जो कि प्रीवियस किसी भी एक पार्ट से हो सकता है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन वो भी काफ़ी स्पेशल एंड कई बार पूछा जाने वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। 135 तक हम लोग 7 पार्ट में कर चुके थे। 8वें पार्ट में हम लोग 136 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है, यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग यूजिंग ATM ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय कस्टमर बाय एंटरिंग। जब आप ATM यूज करते हैं, ATM का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। आप क्या दर्ज करते हैं जब ATM यूज करते हैं? तो कैश, IFSC कोड, पिन कोड या KYC। ठीक, क्या इंटर करते हैं आप? सबसे पहले तो आप देखिए ATM, ये क्या है आपका ATM कार्ड। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, आपने भी देखा होगा। इसमें आपके 16 डिजिट का कोड होता है, यहाँ पे एक्सपायरी होती है इसकी, पीछे इसका CVV कोड होता है एंड एक होता है पिन, जो आप जनरेट करते हैं एंड आप उसको अपने पास रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो उसी पिन को हम एंटर करते हैं जब भी हमें कोई ऑथेंटिकेशन करना होता है, जब हम ट्रांजैक्शन कोई ATM से करने जाते हैं तब। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे जोड़ लीजिएगा। टेक स्टडी ITI नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हमने दिया है। वहाँ पे जुड़ने का फ़ायदा आपको होगा, जैसे 10 पार्ट कंप्लीट होंगे, इसका आपको कंप्लीट PDF हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ATM इज, ATM का विस्तार है, ये है क्वेश्चन नंबर 137। तो ATM का विस्तार क्या है? असिंक्रोनस टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टाइम मशीन या ऑटोनॉमस टाइम मशीन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो राइट आंसर है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें आप जाते हैं, आपका जो ATM कार्ड है या कुछ आपके पास जो है उसको इंसर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें उसमें चूज करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, अकाउंट टाइप चूज करते हैं, पिन डालते हैं, अमाउंट इंटर करते हैं, तो आपको कैश जो है वो काउंट करके दे देती है। आगे चलते हैं, ये फुल फॉर्म आपने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट है 138, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, कम उत्पादकता के कारण होगा। देखिए, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंपनी में, एक कंपनी को अगर हम यहाँ पे जोड़ें, किसी भी कंपनी में अगर प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा तो उतनी सेल्स भी नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। तो क्लियरली उससे क्या होगा? आपका जो GDP है, देश की GDP, क्योंकि कंपनी किसी देश के अंदर ही रहेगी। जब कंपनियां या पूरे देश में कोई चीज़ प्रोडक्टिविटी कम होगी तो वहाँ पे इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो जो GDP है वो भी आपकी कम होगी। सर्विसेज, प्रोडक्शन सभी से बनती है आपकी GDP। तो क्या हो जाएगा कम उत्पादकता के कारण? डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद होते हैं उसमें क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। अगर प्रोडक्टिविटी कम होती है, उत्पादकता कम होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, नौकरी की सुरक्षा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ने वाली नहीं है। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश में जो उसके प्रोडक्शन होते हैं, जो उसकी सर्विसेज होती हैं, सब कुछ मिला के जो आपका बनता है उसे हम कहते हैं GDP। 139 है क्वेश्चन नंबर। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, उत्पादन को अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए, ये एक बार प्रोडक्शन भी वहाँ पूछ सकता है, यहीं आपसे ये प्रोडक्टिविटी भी पूछ सकता है। यानी उत्पादन या उत्पादकता, क्वेश्चन में कोई भी चीज़ पूछा जा सकता है। तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन यानी उत्पादन किसके अनुपात के रूप में होता है? आउटपुट अपान इनपुट, इनपुट अपान आउटपुट, आउटपुट अपान स्किल ऑफ वर्कमैनशिप और इनपुट अपान स्किल ऑफ वर्कमैनशिप। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है आउटपुट अपान इनपुट। ठीक है। क्या आउटपुट मिला आपको, कितना इनपुट देने पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक आप ये समझिए कि जैसे आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपका मान लीजिए टोटल पूर्णांक है 1000 नंबर का, यानी इनपुट क्या हो गया आपका?
1000, बट आप उसमें ले आए 700 नंबर, तो आपका आउटपुट जो आता है प्राप्तांक, यही किसी प्रोडक्शन के केस में भी होता है कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं या कितना चीज़ आप मटेरियल लगा रहे हैं एंड उससे प्रोडक्शन आप कितना कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, द प्रोसेस यूज्ड बाय अ बिजनेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ देयर क्लाइंट इज। एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। तो किसी भी व्यवसाय द्वारा जो अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, KYC यानी नो योर कस्टमर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, KYC। जैसे आप लोग बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तब भी आपको KYC करवानी होती है। कई बार होता है जब आप कई साल तक बैंक से कोई ट्रांजैक्शन या कुछ नहीं करते हैं, या वैसे भी आपका बैंक जो है हर दूसरे तीसरे साल, वैसे नियम है हर साल एक बार उन्हें KYC करवाना चाहिए या करवाना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी क्या होता है, स्वचालन का क्या लाभ है। तो ऑटोमेशन जहाँ भी होता है उससे क्या होता है, 4 ऑप्शंस हैं। रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम यानी कम संचालन का समय होता है। हाई इनिशियल कॉस्ट, उच्च प्रारंभिक लागत आती है। अनप्रेडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट यानी अप्रत्याशित विकास लागत लग जाती है। या सिक्योरिटी थ्रेट्स यानी सुरक्षा जो है वो खतरे में आ जाती है। देखिए, स्वचालन का फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो आपका ऑपरेशन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। कोई भी जो आदमी काम करेगा तो उसका एक पॉज लेगा, काम करेगा, एंड जब मशीन काम करती है ऑटोमेटिक तरीके से विद द प्रोग्राम, तो क्या होता है, प्रोडक्शन आपका बढ़ जाता है। तो 1 घंटे में जहां आप 10 प्रोडक्ट बना रहे थे, कोई अगर ऑटोमेटिक मशीन होती तो वो 10 की यहाँ 15 से 20 बनाने लगती है। तो आपका क्या हो जाता है, ऑपरेशन टाइम जो है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ़ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन द लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट। देखिए, बेरोजगारी की दर आपसे पूछी जा रही है। यदि श्रम बल कितना है, 125 मिलियन है, ठीक है, लेकिन उसमें से 100 मिलियन लोग जो है कार्यरत हैं, 25 मिलियन कार्यरत नहीं हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, एक जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। ठीक है, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए था। अब यहाँ पे क्या है, टोटल कितने लोग हैं, 125 मिलियन। एम्प्लॉयड कितने हैं, 100 मिलियन। अनएम्प्लॉयड कितने हैं, 25 मिलियन। तो बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, जैसे आप नंबर पाते हैं तो परसेंटेज निकालते हैं, सेम उसी तरह से बेरोजगारी की दर कितनी है, 25 इंटू कितना हो जाएगा, 100 अपान टोटल कितनी मैन पावर थी, 125। इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 25 5 जा 125, 5 20 जा 100, तो कितना आ गया आपका, 20%। ऑप्शन बी 20% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है 143, व्हिच मार्केट डिटरमाइंस द रियल वेजेज एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है, कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, मनी मार्केट और गुड्स मार्केट। तो यहाँ पे जो वास्तविक मजदूरी और रोजगार या एम्प्लॉयमेंट निर्धारित करता है वो मार्केट होता है हमारा श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144, व्हिच वन इज यूज्ड टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ होल कंट्री और रीजन। पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, KYC का, GDP का, TFP का या ATM का। तो किसका उपयोग किया जाता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। देश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या बताता है, हमारा GDP। जिस कंट्री की GDP जितनी अच्छी है, जितनी अच्छी उसमें ग्रोथ है, वो कंट्री उतनी ज़्यादा अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दे रही है, यानी उतनी अच्छी है उसकी ग्रोथ। अगला क्वेश्चन 145, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं है। जब आप कोई रिस्क लेते हैं, प्रॉपर्टी रिस्क संपत्ति का जोखिम, टेक्नोलॉजी रिस्क यानी प्रौद्योगिकी जोखिम, लाइबिलिटी रिस्क दायित्व का जोखिम या पर्सनल रिस्क यानी कार्मिक जोखिम। देखिए यहाँ पे क्या है, प्योर रिस्क यानी एकदम शुद्ध आपका जो है जोखिम। तो प्रॉपर्टी आप कोई लेते हैं तो उसमें आपका रिस्क हो सकता है, वो शुद्ध जोखिम की कैटेगरी है। प्रॉपर्टी आपकी आगे ग्रो भी हो सकती है, नहीं भी ग्रो हो सकती है। लाइबिलिटी रिस्क, कोई दायित्व तो आप लेते हैं तो उसमें भी आपका रिस्क है, ये भी एक प्योर रिस्क की कैटेगरी है। पर्सनल रिस्क तो आपका होता ही है, पर्सनल जो भी कार्मिक या पर्सनल रिस्क होते हैं ये आपके प्योर रिस्क में आते हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी रिस्क होता है, अब इसको हम डिफाइन करेंगे टेक्नोलॉजी रिस्क क्या है, ये शुद्ध जोखिम की कैटेगरी नहीं है एक्चुअली। अब टेक्नोलॉजी रिस्क का आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट आया, बैंक आई, ठीक, बैंक तो पहले से हैं, सारी बैंक्स किससे कनेक्ट हो गई, इंटरनेट से कनेक्ट हो गई, इंटरनेट बैंकिंग सब कुछ हो गया। सारी कंपनीज
हर चीज़, हर डेटा उनका ऑनलाइन है, सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन है, सब कुछ हैं। तो टेक्नोलॉजी जो हमको मिली इंटरनेट की और सबकी, उसको हमने अडाप्ट कर लिया। उसमें भी रिस्क है। इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों के साथ, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपका अकाउंट कोई खाली कर देता है, कई बार आपने सुना होगा। बट ये प्योर रिस्क नहीं है, क्योंकि इससे आपका क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका सारा जो टाइम है, सब कुछ बच रहा है। लेकिन रिस्क इसमें भी है, लेकिन ये प्योर रिस्क नहीं है, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स के कई लेयर्स हैं, सब कुछ हैं। लेकिन क्या है, रिस्क है। तो प्योर रिस्क कौन सा नहीं है इसमें से? जो टेक्नोलॉजी रिस्क है आपका, ये प्योर रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 146, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? इंसेंटिव का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य नहीं है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी यानी बेहतर गुणवत्ता, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन की उच्च लागत, हाई आउटपुट यानी उच्च उत्पादन, या रिड्यूस्ड वेस्ट। इसमें से पूछ रहा है कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए, अगर क्वालिटी आपके यहाँ इंप्रूव हो रही, कोई मैन आदमी है, जो भी एक वर्कर है आपके यहाँ, अच्छी क्वालिटी का काम कर रहा है, तो इंसेंटिव बनता है। आउटपुट अच्छा दे रहा है, इंसेंटिव बनता है। वेस्ट को कम कर रहा है, इंसेंटिव बनता है। ठीक है। बट अगर उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आ रही, इस पर इंसेंटिव नहीं बनता है। इस पर फिर उसे आप ऑब्वियस बात है क्वेश्चन करेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कोई भी मशीन अगर है, वो क्वालिटी अच्छी दे रही हो, हाई आउटपुट दे रहा हो, रिड्यूस कर रहा हो वेस्ट, तब भी वो मशीन अच्छी है। बट अगर उससे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने में, नॉर्मल आप मैन्युफैक्चर करते थे 50 रुपये में होता था, और मशीन अगर 70 रुपये में कर रही है, तो क्या है, ये उसका इंसेंटिव नहीं है। कोई प्रोत्साहन, चाहे वो मशीन हो चाहे मैन पावर हो, आप उसमें फिर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, व्हिच वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ KYC नॉर्म्स? इनमें से कौन सा दस्तावेज KYC मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है? वोटर ID कार्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राशन कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट। देखिए, KYC के लिए वोटर ID कार्ड चल सकता है, राशन कार्ड भी चल सकता है, आपका रेजिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो भी चल सकता है। बट इनकम सर्टिफिकेट आपका KYC में मान्य नहीं होता। इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ आप अगर कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, कहीं पे आप कोई और छूट ले रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ वहाँ पे काम आता है ये। तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये KYC के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ? कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है? ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज या इंट्रोडक्शन स्टेज? ध्यान दीजिए, जो मैच्योरिटी स्टेज होती है, इसमें ये होता है कोई चीज़ परिपक्व हो जाता है, फिर वो वहाँ से ग्रो नहीं करता है। ठीक है, सपोज करिए पहले कोई चीज़ ग्रो किया, अभी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मैच्योर हो गया, तो उसका जो पोजीशन चलने का होता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, कोई चीज़ ग्रो किया, अब नीचे गिर रहा है। ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज जस्ट स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा स्लो चलेगा। लेकिन जो आपका ग्रोथ स्टेज है, यहाँ पे आपका रेवेन्यू बहुत फास्ट होता है। कुछ इस तरह का आपका मूवमेंट अगर ग्राफ में दिख रहा है, तो ये होता है आपका ग्रोथ स्टेज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ग्रोथ स्टेज का पीरियड है, इसमें आपका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही रैपिडली होता है। आ गई अब आपकी बारी, बोनस क्वेश्चन आपके लिए, जो कि प्रीवियस पार्ट से ही है। व्हिच वन इज़ अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग? अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा तो उसमें ज़रूर आपने इसे क्वेश्चन को पाया होगा। एंड ये प्रीवियस ईयर में ये लगभग अगर 10 बार एग्जाम हुए थे 10 सेट में, तो 5 सेट के क्वेश्चंस में ज़रूर आया था। 4 ऑप्शंस हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, BG, C टैली या D विंग्स। तो इसमें से वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन सा है, वो आपको जो राइट आंसर हो उसको नाम के साथ कमेंट करना है। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड लाइक बिना किए मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो आगे प्रमोट होगी। थैंक यू वेरी मच।